I welcome you all to this amazing channel of हमारा प्लेटफॉर्म। आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ बायोलॉजी का एक नया MCQ सेट ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए इस सेट को हम सॉल्व करते हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं उन्हें समझते हैं। तो पहला सवाल, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला, Villi are finger-like projection which helps in absorption of food. दूसरा, in stomach food is mixed with acidic gastric juice to produce chyme. Which of the statements given above are true? विली उंगली की तरह उभरी हुई संरचनाएं हैं जो भोजन के अवशोषण में मदद करता है। दूसरा, पेट में भोजन अम्लिया जठर रस के साथ मिलाई जाती है जो कि काइम का उत्पादन करती है। तो हमें बताना है कि इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे या तो दोनों में से कोई एक एक स्टेटमेंट सही होंगे। तो आपको ये पता है कि ये जो विली होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उभरी हुई संरचनाएं होती है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में प्रेजेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, स्टमक में जो फूड होता है वो मिक्स होता है एसिड गैस्ट्रिक जूस। एसिडिक गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं HCl। ठीक है। टू प्रोड्यूस काइम, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फूड और गैस्ट्रिक जूस मिल के क्या प्रोड्यूस करता है? जो सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड काइम। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? पहला ऑप्शन टाइलिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा ट्रिप्सिन एंड आखिरी है ऑक्सीटोसिन। तो आपको ये पता होगा कि टाइलिन भी एक एंजाइम है, पेप्सिन भी एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है। ये टाइलिन कहाँ मिलता है? ये सलाइवा में मिलता है, आपके लार में पाया जाता है टाइलिन। ये एक तरह का सलाइवरी अमाइलेज है। ये पेप्सिन कहाँ मिलता है? ये आपके स्टमक में मिलता है, आपके पेट में मिलता है। और ये पेप्सिन का रोल क्या होता है? ये पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और ये ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? ये आपके पैंक्रियाज में पाया जाता है, ये पैंक्रियाज में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? जो कि है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अगर एंजाइम नहीं है तो ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन। और ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है? ये हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक एंजाइम नहीं है, ये क्या है? ये हार्मोन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूसेस केमिकल्स नीडेड फॉर डाइजेशन। कौन सा अंग जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है और साथ में पाचन में सहायक रसायन भी बनाता है? पहला ऑप्शन सलाइवरी ग्लैंड, लार्य ग्रंथि, दूसरा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, तीसरा थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि और आखिरी है हमारे पास लिवर यानी यकृत। तो आपने जैसा पढ़ा होगा उसके हिसाब से डिटॉक्सिफिकेशन का काम और केमिकल जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करे वो ऑर्गन, ये अंग है लिवर। क्योंकि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, केमिकल फ्री करने का काम करता है, ये लिवर करता है। और साथ ही साथ ये रिलीज करता है बाइल जूस जिसे हम अग्नाशय रस कहते हैं। और ये अग्नाशय रस क्या करता है? ये आपके फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? लिवर। अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में द्विबार
दंती की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस है 20, 16, 22, 14। तो आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि आपके पास जो टीथ होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, कनाइन होते हैं, प्रीमोलार होते हैं, मोलार होते हैं। और मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला बताया था एक 5 साल के बच्चे का। एक 5 साल के बच्चे में डेंटल फॉर्मूला जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है? 2102/2102। और एक अडल्ट ह्यूमन में कितने दांत मिलते हैं? 2123। जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2123/2123। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टीथ होता है 20, यहाँ होता है 32। तो 2 बार जो दांत अराइज हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो 20 हैं। क्योंकि 20 यहाँ भी है, जब दूध के दांत थे 5 साल के थे तब भी 20 दांत आया था, और जब वो अडल्ट हो गए, बड़े हो गए, तो 32 आ गए। मतलब 20 तो रिपीट हो ही रहे हैं, एक्स्ट्रा और 12 आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे से देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी? प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा स्कर्वी, तीसरा बेरीबेरी और आखिरी क्वास्कर। रिकेट्स नहीं होगा, स्कर्वी नहीं होगा, बेरीबेरी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों विटामिन डेफिशिएंसी से होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं ये तीनों बीमारियां। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज हैं तीनों। जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो क्वासिऑर्कर होता है। ये क्वासिऑर्कर बच्चों में देखा जाता है, 5 साल तक के बच्चों में ये क्वासिऑर्कर की बीमारी देखी जाती है, और ये एक तरह का प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन या प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं एंड इसे प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। उनके डाइट में प्रोटीन की कमी होने की वजह से ये बीमारी 5 साल तक के बच्चों में देखी जाती है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ? दांत का इनामल किससे बना होता है? पहला ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम सल्फेट, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट एंड आखिरी ऑप्शन इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो इट्स वेरी इजी, टू द पॉइंट क्वेश्चन कि दांत के इनामल में आपको मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो काफी इजी था, टू द पॉइंट क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ एज एंडोक्राइन, डक्टलेस एंड एक्सोक्राइन विद डक्ट ग्लैंड? निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाता है? तो वो ग्रंथियां जिसमें जो एंडोक्राइन भी होती हैं और जो एक्सोक्राइन भी होती हैं, जो एंडोक्राइन भी होती हैं और साथ ही साथ वो एक्सोक्राइन भी होती हैं, उसे हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं या मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। उसे हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं या मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा है? पैंक्रिया तो नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली एक्सोक्राइन है, ये एंजाइम प्रोडक्शन करता है। एड्रेनिल होगा नहीं, क्योंकि ये एंडोक्राइन है। फिर वृक्क भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन ऑप्शन बचा? पैंक्रियाज, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो पैंक्रियाज होते हैं इसके पास एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है। जो इसका एंडोक्राइन वाला फंक्शन होता है, जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस। क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस बहुत सारे हार्मोन्स का रिलीज करते हैं, जैसे कि ग्लूकागॉन, फिर इंसुलिन, फिर सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन्स का रिलीज करता है जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रिया का, और ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका जवाब तो पैंक्रियाज हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी फाउंड इन? पानी का अवशोषण निम्न में से किन अंगों में होता है? पहला रीनल ट्यूब्यूल इन किडनी, दूसरा हेपेटिक सेल्स इन लिवर, तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन एंड चौथा पैंक्रियाटिक डक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से कौन सा सही है? हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, कि पानी का अवशोषण इनमें से किस में होता है। पानी का जो अवशोषण होता है वो किडनी में भी होता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी होता है। अगर मैं एक किडनी का बात करूं तो किडनी में किडनी का जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स में
टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो टिब्यूल्स होते हैं, ये टिब्यूल्स वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। कौन से टिब्यूल्स होते हैं? आपका पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, ये सारे जो टिब्यूल्स होते हैं ये वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। मेजरली मेजर एब्जॉर्प्शन इन दोनों में ही होता है वाटर का। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक तो हेपाटिक डक्ट में होगा, सॉरी आपके रेनल ट्यूब्यूल में होगा, हेपाटिक में होगा नहीं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड में जो पानी होता है उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि वो जो स्टूल है, जो फीकल मैटर बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वो हार्ड हो सके। ओके, तो ये दोनों होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, केंद्रक, दूसरा है फूड वैक्यूल्स यानी कि भोजन रिक्तिका, ऑप्शन सी है सूडोपोडिया, ऑप्शन डी है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो अमीबा जो होता है, पहले देखिए अमीबा, ठीक है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, ये सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो जैसे ही इस अमीबा को एक खाना दिखता है, ये क्या करता है, मान लीजिए ये फूड है, तो ये क्या करेगा, ये अपना जूडोपोडिया फैलाएगा, फॉल्स फीट को फैलाएगा और उस खाने को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, और क्या बनाएगा, बनाएगा वो एक फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, फूड वैक्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज? मानव के शरीर में सबसे बड़ी क्षारीय ग्रंथि नहीं, लार ग्रंथि होगी, ये लार ग्रंथि है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, क्षारीय ग्रंथि नहीं, लार ग्रंथि, और आखिरी ऑप्शन है यकृत। तो ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अगला सवाल है इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अपेंडिक्स इज फाउंड? पाचन तंत्र के किस भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है? तो ये जो अपेंडिक्स होता है ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के पास पाया जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, इस लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इस अपेंडिक्स का पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये सीकम का छोटा सा एक्सटेंशन है, सीकम से एक्सटेंड होके वो फॉर्म होता है। सीकम का एक्सटेंशन, फॉर्म नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं सीकम का एक्सटेंशन है, सीकम के जस्ट मतलब सीकम जहां शुरू होता है वहीं से एक्सटेंड होता है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसका आंसर होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर आपसे पूछा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, तो हम आंसर देंगे सीकम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, फूड बिकम्स ड्यू टू बाइल जूस। पित्त रस की उपस्थिति के कारण भोजन बनता है। ऑप्शन 1 एसिडिक अम्लीय, दूसरा अल्कलाइन क्षारीय, तीसरा न्यूट्रल उदासीन, और आखिरी है फर्स्ट न्यूट्रल एंड देन एसिडिक, पहले उदासीन फिर अम्लीय। तो आपका जो बाइल जूस होता है ये बाइल जूस अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है यानी क्षार्य होता है। तो फूड कैसा हो जाएगा बाइल जूस की वजह से, क्षार्य यानी अल्कलाइन। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि वेयर ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहां उपस्थित होती है? पहला मुख, दूसरा उसोफेगस यानी भोजन नली, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, एंड आखिरी होता है स्टमक यानी पेट। तो ये जो ऑक्जेंटिक सेल होता है इसे हम
पैराइटल सेल, ये ऑक्जेंटिक सेल का नाम, दूसरा नाम पैराइटल सेल भी है। और ये जो ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल है ये HCl सिक्रीट करता है स्टमक में, और ये कहाँ पाया जाता है? स्टमक में। साथ ही साथ ऑक्जेंटिक सेल के अलावा स्टमक में और भी सेल्स होती हैं, जैसे पेप्टिक सेल। ये पेप्टिक सेल क्या करता है? पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, और पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। जब इस पे HCl आके एक्ट करता है तब जाके ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और ऑरिक सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स, जो रिलीज करते हैं म्यूकस, जो आपके स्टमक के वॉल्स को HCl से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है विच टीथ इज नॉट फाउंड इन चाइल्ड। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? पहला इंसिजर्स, कनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ठीक है, तो बच्चों में इंसिजर्स, कनाइन, प्रीमोलार, मोलार। तो हमने जो डेंटल फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों का फॉर अ 2 ईयर टू फॉर अ 5 ईयर ओल्ड, वो हमने पढ़ा था 2102/2102। तब आप ये देख ही सकते हैं कि कौन सा दांत प्रेजेंट नहीं है, यानी प्रीमोलार प्रेजेंट नहीं है, अग्रचर्णक प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पहला फ्रूट यानी फल, दूसरा वेजिटेबल सब्जियां, तीसरा चीज, और आखिरी है स्वीट्स यानी मिठाइयां। तो आपको पता होना चाहिए नए कोशिकाएं यानी न्यू टिश्यूज के ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, और इन चारों में से प्रोटीन का सोर्स है चीज। ठीक है, प्रोटीन का सोर्स क्या है? चीज। और प्रोटीन इज नेसेसरी, प्रोटीन बहुत ज्यादा आवश्यक है न्यू सेल्स और न्यू टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाउ मेनी कनाइन टीथ आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन। वयस्क मानव में कितनी रदंग दांत होती हैं? पहला 2, 8, 6, 4। ठीक है, तो इससे पहले वाले सवाल में भी देखा ICPM। तो अडल्ट में आपको डेंटल फॉर्मूला क्या मिलता है? 2123/2123। तो कनायन का नंबर कितना है? 1, 1। तो ये आपके दोनों जॉज के एक एक साइड का फॉर्मूला है। दोनों साइड का बात करेंगे, पूरे जॉ का बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। तो आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमंस ग्रोज वंस इन लाइफ। मनुष्य में कितने दांत जीवन में एक बार आते हैं? तो एक सवाल हमें शुरू में मिला था कि जीवन में मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं। तो हमने वहां पे देखा था कि मनुष्य के जीवन में जो 2 बार दांत आते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, कैसे कि जब बच्चे होते हैं, 5 साल के बच्चे होते हैं, उनमें जो नंबर ऑफ टीथ, जो दांत के नंबर होते हैं वो 20 होते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं यानी अडल्ट हो जाते हैं तो उनके पास दांत के नंबर हो जाते हैं 32। तो एक बार 20 तो 2 बार आ ही रहे हैं, एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं, जो लाइफ में एक बार आ रहे हैं। तो इसका सभी जवाब हो जाएगा 12 यानी 12। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? पहला इंटेस्टाइन यानी आंत, दूसरा स्टमक यानी पेट, तीसरा यकृत यानी लिवर, एंड आखिरी है हमारे पास पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको लिवर में स्टोर करके रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ये करने का काम कौन करता है? स्टोरेज में हेल्प कौन करता है? उसके लिए एक हार्मोन का रोल है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज के कौन से पार्ट से? पैंक्रियाज के
एंडोक्राइन पार्ट से, और एंडोक्राइन पार्ट का नाम क्या है? एंडोक्राइन पार्ट का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मोलार्स इन द माउथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज, इंसान के मुंह में कुल मोलर की संख्या कितनी होती है? पहला 6, 8, 10, 12। ठीक है, देखते हैं। अडल्ट में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2123/2123। आई सी प्रीमोलार मोलार। ठीक है, 2123/2123। हमें क्या ढूंढना है? मोलार। कितने हुए? 3, 3, 6, और दूसरे साइड में 6, 6, 12। टोटल मोलार कितने हुए दांत में, ह्यूमन के मुंह में? दैट इज 12। चलिए आखिरी सवाल हमारा कि which one of the following pair of food components in humans reach the stomach totally undigested? मनुष्य में भोजन घटकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक पूरी तरह से बिना पचे ही पेट में पहुंच जाता है? पहला स्टार्च एंड फैट, स्टार्च और वसा। दूसरा फैट एंड सेल्यूलोज, वसा और सेल्यूलोज। तीसरा स्टार्च एंड सेल्यूलोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। एंड आखिरी है प्रोटीन और स्टार्च, प्रोटीन और स्टार्च। ठीक है, तो ये चीज वेरी ऑब्वियस, बहुत इजीली आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इसका आंसर होना चाहिए फैट एंड सेल्यूलोज। क्योंकि आपका जो माउथ है, जैसे ही आपने खाना खाया, मैंने आपको बताया था कि स्टार्च का डाइजेशन आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। अराउंड 20 to 30% ऑफ योर स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो आपके मुंह में ही हो जाता है। स्टार्च मुंह में जो डाइजेशन होता है, स्टार्च का जो मुंह में डाइजेशन होता है उसमें, आपका जो स्टार्च होता है उसका जब मुंह में डाइजेशन होता है उसमें कौन हेल्प करता है? सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च तो होगा नहीं, और फैट का डाइजेशन तब शुरू होता है जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है, और इमल्सिफिकेशन के लिए पहले लिवर से बाइल जूस आना जरूरी है। तो स्टमक तक अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंचने वाला फैट और सेल्यूलोज ही होता है। सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम सेल्यूलेज होना चाहिए, और ये हमारे पास नहीं है, तो हम ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो स्टमक में ये दोनों अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंचे रहते हैं। तो ऐसे ही सवाल हमारे साथ करते रहिए और अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।